नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण आंगड़ा पर। आज की हमारी क्लास एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड छठी क्लास रहने वाली है, जो प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रहती है। दोस्तों, इसमें हम जितने भी PYQ हैं जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है, PYQ और मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, जो एग्जाम में आने की संभावना रहेंगी, उन क्वेश्चनों की ये सीरीज है दोस्तों, ताकि आपका हरियाणा पुलिस के अंदर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। भेड़ के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को जो जन्म देने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, भेड़ का बच्चा उसको बोला जाता है लैम्ब। क्या बोला जाता है? लैम्ब। और बच्चा देने की प्रक्रिया को बोला जाता है लैम्बिंग। क्या बोला जाता है? लैम्बिंग। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों, बकरी के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बकरी के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, बकरी का जो बच्चा है ना, उसको बोला जाता है किड। क्या बोलते हैं? किड। और बच्चा देने की प्रक्रिया को बोला जाता है किडिंग। क्या बोला जाता है? किडिंग दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, सुअर के बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों फैरोइंग। क्या कहते हैं? फैरोइंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, पशुपालन शब्दावली में एक वयस्क नर भेड़ को क्या कहा जाता है? अडल्ट मेल सीप को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है दोस्तों रैम। क्या कहा जाता है? रैम। और मादा को क्या कहा जाता है? अडल्ट फीमेल को दोस्तों, उसको कहा जाता है एव। क्या कहते हैं? एव कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, वयस्क अडल्ट फीमेल गोट दोस्तों, अडल्ट फीमेल गोट को अंग्रेजी या वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो अडल्ट फीमेल गोट को कहा जाता है डो। क्या कहते हैं? डो कहते हैं। और वहीं नर को क्या कहते हैं? नर को कहा जाता है बक दोस्तों। क्या कहा जाता है? बक। नेक्स्ट हमारा, गाय और भैंस के प्रसव देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाय और भैंस के प्रसव मतलब जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है काविंग। CALVING, काविंग दोस्तों। और इनके बच्चे को कहा जाता है काफ। क्या कहा जाता है? काफ। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, घोड़ी के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो घोड़ी के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फोलिंग। फोलिंग क्यों? फोल बोला जाता है उसको, बच्चे को क्या बोला जाता है? घोड़ी के बच्चे को बोला जाता है फोल। और बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फोलिंग कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, एक वयस्क नर घोड़े अडल्ट मेल हॉर्स को क्या कहा जाता है? अडल्ट मेल हॉर्स को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टेलिन। स्टेलियन। क्या कहते हैं? स्टेलियन कहा जाता है। अगर उसे बदिया कर दिया जाता है तो बदिया किए गए घोड़े को बोला जाता है गिल्डिंग। क्या कहते हैं? गिल्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, एक पोल्ट्री में एक युवा मादा मुर्गी जिसने अभी अंडे देना शुरू नहीं किया, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं जिसने अंडा देना शुरू नहीं किया? तो उसको कहा जाता है पुलेट। क्या कहते हैं? पुलेट। लगभग 18 से 20 सप्ताह की उम्र तक जो युवा मुर्गी है, अंडे देने से पहले उसको बोला जाता है पुलेट। और अंडे देने के बाद उसको बोला जाता है लेयर। क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, युवा नर मुर्गे यंग मेल चिकन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं यंग मेल चिकन को? उसको कहा जाता है कोकरेल। क्या कहते हैं? कोकरेल कहते हैं। 1 साल से कम उम्र के युवा नर मुर्गे को कोकरेल कहा जाता है। और वयस्क नर को क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। ठीक है, कोक या रूस्टर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, दूध के प्रसंस्करण की सफलता की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो सफलता का मतलब है कि सारे जीवाणु क्या है, मर गए या नहीं, उसको बोला जाता है। तो प्रसंस्करण के सफलता के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये किया जाता है फोस्फेटेज टेस्ट दोस्तों। क्या किया जाता है? फोस्फेटेज टेस्ट। नेक्स्ट हमारा,
दूध निकालने के बाद उसे खराब होने से बचाने के लिए तुरंत कितने तापमान पर ठंडा किया जाना चाहिए? तो दूध निकालने के बाद उसे खराब होने से बचाने के लिए तुरंत उसको कितने डिग्री पर ठंडा किया जाना चाहिए? उसको किया जाना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ताकि इस क्या है जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा, दूध में रोपिनेस, रोपिनेस मीन्स तार बनना या चिपचिपापन, दोष मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो दूध में रोपिनेस दोष का मुख्य कारण क्या होता है? उसमें कारण होता है दोस्तों जीवाणुओं के कारण, उस बैक्टीरिया के कारण क्या है रोपिनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ताजे दूध का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध पानी की तुलना में क्या होता है? तो शुद्ध पानी की तुलना में जो ताज़ा दूध होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? थोड़ा हल्का ज़्यादा होता है, अधिक होता है। कितना होता है? 100.15 डिग्री सेल्सियस पानी से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा, मशीन द्वारा दूध दूहने में गायों के लिए सामान्यतः कितना वैक्यूम दबाव रखा जाता है? तो मशीन द्वारा दूध दूहने में गायों के सामान्यतः कितना वैक्यूम दबाव रखा जाता है? ये रखा जाता है 280 से 320 एचजी मतलब पारा दोस्तों। ठीक है, 11-13 इंच तक रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मशीन से दूध दूहने में पल्सेशन अनुपात होता है दूध निकालना और आराम, इन दोनों का अनुपात को बोला जाता है पल्सेशन रेशो। ठीक है, पल्सेशन रेशो में दूध निकालना और आराम। सामान्यतः क्या रखा जाता है? तो सामान्यतः कितना रखा जाता है? ये रखा जाता है 50-50 या 60-40। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, स्ट्रिप कप टेस्ट। स्ट्रिप कप टेस्ट दूध निकालने से ठीक पहले क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है स्ट्रिप कप टेस्ट दोस्तों? ये इसलिए किया जाता है ताकि थनैला रोग की जांच या थन के कीटाणु क्या है बाहर निकालने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट होता है। स्ट्रिप कप टेस्ट मतलब एक जाली होती है स्ट्रिप कप में, दूध की पहली कुछ दार इसमें मारने से अगर धक्के दिखें तो यह थनैला रोग का क्या हो जाता है? संकेत हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, दूध में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर तेजी से नष्ट हो जाता है? तो कौन सा है दोस्तों दूध के अंदर कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी पर आने पर क्या होता है? तेजी से नष्ट हो जाता है। वो है दोस्तों विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डेयरी के बर्तनों कैन पाइप जैसे मिल्क स्टोन कैसे जमता है? तो डेयरी के बर्तनों में दोस्तों जो मिल्क स्टोन है वो कैसे जमता है? तो वो दोस्तों दूध के खनिजों और सफाई रसायनों के प्रतिक्रिया करने से क्या होता है? डेयरी वाले बर्तनों में क्या होता है? मिल्क स्टोन जम जाता है। जब बर्तनों को अक्सारी रसायनों में क्या दोस्तों धोया जाता है तो दूध के कैल्शियम मैग्नीशियम लवण बर्तनों पर एक कठोर सफेद परत मिल्क जिसे बोला जाता है मिल्क स्टोन दोस्तों। कठोर जो सफेद परत है उसको मिल्क स्टोन बोलते हैं, क्या करते हैं? बना देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मिल्क स्टोन को डेयरी बर्तनों से हटाने के लिए किस प्रकार के क्लीनर का प्रयोग किया जाता है? तो मिल्क स्टोन को डेयरी बर्तनों से हटाने के लिए किस प्रकार के क्लीनर का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों हल्के अम्लीय क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। मिल्क स्टोन जो एक खनिज जमाव है को घोलकर हटाने के लिए फास्फोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे हल्के अम्लीय क्लीनर का क्या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, करण स्विस गाय की नस्ल कहाँ विकसित की गई थी? तो करण स्विस गाय की नस्ल कहाँ विकसित की गई थी? ये की गई थी NDRI करनाल में दोस्तों। और ये करण स्विस गाय एक संकर जाति है दोस्तों, नस्ल है जिसे क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, करण स्विस गाय किन दो नस्लों का क्रॉस है? तो करण स्विस दोस्तों किन दो गायों का नस्लों का क्रॉस है? ये है ब्राउन स्विस और शाहीवाल।
इन दो नस्लों का क्रॉस है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा करण फ्रीज गाय किन नस्लों का क्रॉस है? करण फ्रीज गाय ये है होल्स्टीन फ्रीशियन और थारपारकर का नस्लों का क्या है? क्रॉस है। और ये भी NDRI द्वारा विकसित यह नस्ल विदेशी होल्स्टीन फ्रीशियन नर और देसी थारपारकर मादा का क्रॉस है। यह बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है दोस्तों, नस्ल है। नेक्स्ट हमारा फ्रीजवाल गाय की संकर नस्ल किसके क्रॉस से विकसित की गई है? तो किसके क्रॉस से विकसित की गई है? ये की गई है होल्स्टीन फ्रीशियन और शाहीवाल से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विदेशी गाय ब्राउन स्विस का मूल स्थान कौन सा देश है? तो ब्राउन स्विस का मूल स्थान कौन सा है? जो विदेशी गाय है वो है स्विट्जरलैंड, स्विस से स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा गाय की कौन सी विदेशी नस्ल भारतीय परिस्थितियों गर्मी को सबसे अधिक सहन कर सकती है? तो कौन सी है वो नस्ल? वो है जर्सी। जर्सी और ये इंग्लैंड के जर्सी द्वीप की नस्ल है जो विदेशी गायों में सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली नस्ल है, इसलिए यह भारत में बहुत क्या है? लोकप्रिय भी है। नेक्स्ट है तुम्हारा विदेशी गाय की किस नस्ल के दूध में वसा, फैट और पीलापन कैरोटीन दोस्तों कैरोटीन की वजह से होता है, सबसे अधिक होता है? तो कौन सी में गाय की नस्ल में होता है दोस्तों? ये होता है जर्सी गाय। नेक्स्ट दोस्तों इसमें फैट कितना होता है? फैट होता है 5 से 5.5% तक होता है। नेक्स्ट हमारा सुनंदिनी गाय की संकर नस्ल भारत के किस राज्य में विकसित की गई? तो सुनंदिनी गाय की संकर नस्ल जो वो भारत के किस राज्य में विकसित की गई? ये की गई केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा भैंस की गोदावरी नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से बनी है? तो भैंस की गोदावरी नस्ल जो वो किन दो नस्लों के क्रॉस से बनी है? वो बनी है स्थानीय भैंस आंध्र प्रदेश और मुर्रा भैंस दोस्तों। मुर्रा भैंस के जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? वो हरियाणा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुर्गियों की प्रसिद्ध HH260 हिसार हाइब्रिड नस्ल कहाँ विकसित की गई? तो मुर्गियों की जो प्रसिद्ध है नस्ल वो HH260 हिसार हाइब्रिड वो नस्ल कहाँ विकसित की गई? वो विकसित की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा गेहूं की बुआई छिटकाव या ड्रिल विधि के सामान्यतः प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है दोस्तों? ये होती है 50 से 60 किलोग्राम। कितनी? 50 से 60 किलोग्राम। गेहूं की जो सामान्य बुआई है जो कतारों में के लिए लगभग 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और पछेती बुआई में 120 से 125 किलोग्राम लगता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा धान की रोपाई के लिए सामान्य विधि से नर्सरी तैयार करने हेतु प्रति हेक्टेयर कितना बीज चाहिए? तो प्रति हेक्टेयर कितना बीज चाहिए दोस्तों? वो चाहिए 40 से 50 किलोग्राम। कितना? 40 से 50 किलोग्राम दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बीजों के अंकुरण के परीक्षण के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट क्यों किया जाता है? तो टेट्राजोलियम टेस्ट क्यों किया जाता है दोस्तों बीजों के अंकुरण के परीक्षण के लिए? बीज के जीवन अक्षमता जांचने के लिए बीजों के अंकुरण के परीक्षण टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट कौन सा है? वो टेट्राजोलियम टेस्ट है दोस्तों, ताकि बीज की जीवन अक्षमता जांची जा सके, ठीक है। बीज जीवित है या मृत है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बीजों के सुरक्षित भंडारण के समय अनाज में नमी का प्रतिशत अधिकतम कितना होना चाहिए? तो सुरक्षित भंडारण के समय अनाज में नमी का प्रतिशत अधिकतम कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 10 से 12% से भी कम। 10-12% से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नहीं तो क्या दोस्तों इसमें फफूंद और कीट का अनाज को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल क्रॉपिंग का कृषि में क्या अर्थ है? तो डबल क्रॉपिंग का कृषि में क्या अर्थ है? उसका अर्थ है एक वर्ष
एक कृषि वर्ष में एक ही खेत पर लगातार 2 फसलें उगाना, एक के बाद एक, उसको बोला जाता है डबल क्रॉपिंग। जैसे खरीफ में धान उगाना और उसके कटने के बाद उसी खेत में रबी मौसम में गेहूं उगाना, उसको बोला जाता है डबल क्रॉपिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, कपास के बीजों से लिंट मतलब रेशा हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कपास के बीजों से लिंट या रेशा हटाने के लिए? तो ये किया जाता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों। बुआई से पहले कपास के बीज पर लगे छोटे रेशों को हटाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है ताकि बुआई मशीन में आसानी हो सके दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, बाजरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो बाजरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ये होती है 4 से 5 किलोग्राम। कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम। और बाजरे का दाना बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए केवल 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का क्या अर्थ है? तो रिले क्रॉपिंग का अर्थ है दोस्तों पहली कप फसल के कटने से पहले उसी खेत में दूसरी फसल बो देना, उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग दोस्तों। रिले क्रॉपिंग जैसे रिले रेस में एक दाव के रुकने से पहले दूसरा दौड़ पड़ता है, वैसे ही पहली फसल के पकने से के समय दोस्तों कटाई से पहले उसमें अगली फसल जैसे मटर के बीज क्या है दोस्तों बो दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। एक कटी नहीं दूसरी बो दी दोस्तों, ठीक है, कटने का समय पर, उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारा, गन्ने की बुआई की ट्रेंच विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो ट्रेंच विधि या नाली विधि दोस्तों, ठीक है, उसका मुख्य लाभ क्या है? उसका मुख्य लाभ है दोस्तों फसल को गिरने से बचाना और पानी की भारी बचत, उसको बोला जाता है ट्रेंच विधि। इस विधि में क्या है, गन्ने को 20-25 सेंटीमीटर गहरी नालियों में बोया जाता है, जिससे उसकी जड़ें गहरी जाती हैं और पौधा गिरता नहीं है और पानी सिर्फ क्या है नाली में दिया जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है ट्रेंच विधि। नेक्स्ट हमारा, आलू की बुआई के लिए इस्तेमाल होने वाले कंद मतलब जो बीज आलू दोस्तों उसका का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? तो आलू की बुआई के लिए दोस्तों इस्तेमाल होने वाले जो कंद का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए दोस्तों 25 से 30 ग्राम दोस्तों। कितना होना चाहिए? 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट हमारा, हरी खाद के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सी मानी जाती है? तो हरी खाद के लिए सबसे उत्तम फसल कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है ढैंचा या सनई, ठीक है। ढैंचा और सनई क्या होती है? दलहनी फसलें होती हैं जो बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं और मिट्टी में भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन हवा से फिक्स करके क्या दोस्तों मिलाती हैं, इसमें नाइट्रोजन को क्या करती हैं? मिलाती हैं। नेक्स्ट हमारा, ढैंचा की फसल को हरी खाद के लिए खेत में कब पलटा जाता है? तो ढैंचा की फसल को हरी खाद के लिए खेत में कब पलटा जाता है? यह पलटा जाता है दोस्तों फूल आने की अवस्था पर, लगभग 40-50 दिन बाद उसको क्या है पलटा जाता है ढैंचे को। नेक्स्ट हमारा, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? तो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 16%। कितनी होती है? 16% होती है। नेक्स्ट हमारा, मिट्टी का ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या मापता है? तो मिट्टी का ईसी क्या मापता है दोस्तों? ये मापता है मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा को मापता है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा पोषक तत्व पौधों में जड़ों के विकास के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में जड़ों के विकास के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? वो दोस्तों फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस। ये सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिससे क्या है पौधा सूखा सहन कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, पोटेशियम उर्वरक का पौधों में मुख्य कार्य क्या है? तो पोटेशियम उर्वरक का पौधों में मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाना और दाने फल की चमक व आकार का बढ़ाना दोस्तों पोटेशियम का मुख्य कार्य है।
क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छी फसल प्रणाली कौन सी है? तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी फसल प्रणाली है हमारी कवर क्रॉप्स दोस्तों। कवर क्रॉप्स जैसे मूंग होगी, उड़द होगी, लोबिया उगाना, ये सब चीज़ें क्या है, कवर क्रॉप्स कहलाती हैं। कवर क्रॉप्स मतलब फैलाने वाली फसलें जो फैलती हैं, जमीन को पूरी तरह ढक लेती हैं, जिसमें क्या है बारिश की बूंदें सीधे मिट्टी पर नहीं गिरती और मिट्टी का कटाव क्या है, रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में कौन सी मिट्टी रेगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो रेगर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? कौन सी मिट्टी है जिसे रेगर मिट्टी बोलते हैं? वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगर मिट्टी। ये जब सूख जाती है, सूखने पर क्या है, इसके अंदर दरारें पैदा कर देती हैं और ये इसे सम जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय और कॉफी के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो है लेटेराइट मिट्टी, अम्लीय पहाड़ी मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी क्या है, जो भारी वर्षा वाले पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है और हल्की अम्लीय होती है। चाय, कॉफी और रबर की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा, राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 200 ग्राम का कितने बीजों का उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है? तो कितने बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है एक पैकेट 200 ग्राम का? ये होता है 10 किलोग्राम बीज के लिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, आम में अल्टरनेट बियरिंग एकांतर फलन क्या है? तो आम में अल्टरनेट बियरिंग क्या है? वो है एक साल अच्छी फसल आना और अगले साल कम या नहीं आना, उसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग दोस्तों। उत्तर भारत की आम की किस्में जैसे दशहरी होगी, लंगड़ा होगी, में एक बड़ी समस्या है कि ये पेड़ के एक साल भारी फल देते हैं और अगले साल क्या है, फल नहीं देते, सिर्फ एक ही साल देंगे, अगले साल क्या है, मिस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा, आम की लिटिल लीफ छोटी पत्ती रोग किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है? तो लिटिल लीफ रोग दोस्तों किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ये होता है जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा, पूसा स्नोबॉल किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? तो किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है पूसा स्नोबॉल? ये है फूल गोभी की। किसकी? फूल गोभी की। पूसा स्नोबॉल फूल गोभी को एक पछेती और बहुत ही लोकप्रिय किस्म है, जिसका फूल बिल्कुल सफेद और क्या है, गठा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा, कल्याणपुर रेड और पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्में हैं? तो कल्याणपुर रेड और पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्में हैं? ये है टमाटर की। किसके हैं? टमाटर की। नेक्स्ट हमारा, केले के पौधे का प्रवर्धन, प्रोपगेशन, नया पौधा लगाना, ठीक है, प्रवर्धन का मतलब नया पौधा लगाना, मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है सकरस और प्रकंद के द्वारा। केले में क्या व्यावसायिक रूप से बीज नहीं होते, इसलिए क्या पुराने पौधे की जड़ निकालने के लिए निकालने वाले नए कल्ले जो 500 से 750 ग्राम हो को उखाड़कर नया पौधा लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, बंची टॉप केले की एक भयंकर बीमारी है, यह किसके कारण होती है? तो बंची टॉप केले की जो भयंकर बीमारी हो किसके कारण होती है? वो होती है वायरस के कारण, जो एफिड माहू से फैलता है। और यह एक वायरल बीमारी में केले की पत्तियां छोटी होकर सबसे ऊपर एक गुच्छे के रूप में क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं और पौधे का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा, अंगूर में छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो अंगूर में छटाई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? ये होता है सर्दियों में, जनवरी फरवरी के महीने में, जब पौधा क्या होता है, सुप्त अवस्था में होता है। नेक्स्ट हमारा, नींबू में डाई बैक उल्टा सूखा, यह रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में डाई बैक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ये होता है तांबा से। किसे? तांबा से दोस्तों। तांबा की कमी से नींबू के पौधे की टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं, इसे कहते हैं डाईबैक कहते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर सूखने को क्या बोलते हैं? डाईबैक।
नेक्स्ट हमारा गाजर में कैविटी स्पॉट, गाजर के बीच गड्ढे बनना, गाजर के बीच जो गड्ढे बनते हैं उसको बोलते हैं कैविटी स्पॉट। किस तत्व की कमी से होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट हमारा ओलरी कल्चर विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ओलरी कल्चर विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? ये है सब्जियों की खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा एनीमोमीटर का उपयोग कृषि मौसम विज्ञान में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग कृषि मौसम विज्ञान में क्या मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में कप लगे होते हैं जो हवा की गति या वेग को क्या करते हैं? मापते हैं। नेक्स्ट हमारा लाइजीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो लाइजीमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? ये होता है वाष्पोत्सर्जन के लिए, इवेपोरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा विंड वेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विंड वेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टेंसियोमीटर का उपयोग खेत में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो टेंसियोमीटर का उपयोग खेत में क्या मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है मिट्टी की नमी का तनाव या सिंचाई की जरूरत के अनुसार दोस्तों मापने के लिए किया जाता है। और ये एक पानी से भरी हुई ट्यूब होती है जो मिट्टी में लगाई जाती है। यह बताती है कि मिट्टी में कितनी नमी बची है और फसल को कब सिंचाई की जरूरत है। नेक्स्ट हमारा हाइग्रोमीटर का कृषि में क्या उपयोग है? तो हाइग्रोमीटर का कृषि में क्या उपयोग है? यह है हवा की आर्द्रता नमी को मापने के लिए। नेक्स्ट हमारा लक्समीटर का उपयोग किस लिए होता है? तो लक्समीटर का उपयोग होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है लक्समीटर का प्रयोग। कृषि और पोल्ट्री जहाँ मुर्गियों के लिए 14-16 घंटे रोशनी चाहिए में रोशनी की तीव्रता जो मापी जाती है उसी के लिए क्या है? लक्समीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रेस्कोग्राफ जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस ने किया था का उपयोग क्या है? तो उसका क्रेस्कोग्राफ का उपयोग क्या है एक्चुअल में? तो उसका उपयोग है दोस्तों पौधों में वृद्धि को सूक्ष्मता से मापना। इसका क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग होता है पौधे की वृद्धि को मापना। नेक्स्ट हमारा इसे क्रेस्कोग्राफ के जो बनाया था वो बना था सर जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था जो पौधे के बढ़ने की दर 10,000 गुना बढ़ा करके दिखा सकता है, उसको बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट हमारा भारत का मौसम विज्ञान विभाग IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और ये सबसे पहले जब बना था तब बना था पुणे के अंदर, लेकिन अब क्या है? दिल्ली में लोधी रोड पर। नेक्स्ट हमारा अल नीनो प्रभाव का भारतीय कृषि मानसून पर सामान्यतः क्या असर पड़ता है? तो अल नीनो को क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय कृषि पर? मानसून कमजोर होता है और सूखा क्या होता है? पड़ता है। अल नीनो का यह प्रभाव रहता है। अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर का गर्म होना अल नीनो कहलाता है। भारतीय मानसून के लिए बहुत खराब माना जाता है जिससे क्या होता है? बारिश कम होती है और फसलों का क्या होता है? नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल नीना क्या था? प्रशांत महासागर का ठंडा होना लाल नीना कहलाता है। अल नीना प्रशांत महासागर का गर्म होना। इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है? इसका प्रभाव पड़ता है मानसून अच्छा होता है और सामान्य बारिश होती है और इस दौरान भारत में क्या होता है? मानसून मजबूत होता है और कृषि उत्पादन क्या होता है? अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा बोरडॉक्स मिश्रण क्या है? तो क्या है बोरडॉक्स मिश्रण? यह है एक प्रसिद्ध फफूंदनाशक जिसमें कॉपर सल्फेट और चूना होता है, उसको बोला जाता है बोरडॉक्स मिश्रण। ठीक है, जिसे क्या है 4-4-50 के अनुपात में मिलाते हैं। 4 का मतलब 4 में कॉपर सल्फेट, 4 में अनबुझा चूना और 50 के अनुपात में पानी, ये होता है इनका मिश्रण। नेक्स्ट हमारा
बोरोडॉक्स मिश्रण की खोज 1885 में किस वैज्ञानिक ने की थी जिसने अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी को रोका था? तो किसने की थी? ये की थी खोज PMA मिलारडेट ने। किसने? PMA मिलारडेट ने की थी खोज। नेक्स्ट हमारा गेहूं का लूज समट अनावृत कंडवा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है ये रोग? ये फैलता है बीज जनित फफूंद से। किसे? बीज जनित फफूंद से। नेक्स्ट हमारा जंगली जई मुख्य रूप से किस फसल का एक खतरनाक खरपतवार है? तो जंगली जई मुख्य रूप से किस फसल का एक खतरनाक खरपतवार है? यह है गेहूं और जौ का। किसका? गेहूं और जौ का। नेक्स्ट हमारा हिरनखुरी किस मौसम का प्रमुख खरपतवार है? तो हिरनखुरी किस मौसम का प्रमुख खरपतवार है? यह है रबी सर्दियों के मौसम में। रबी सर्दियों के मौसम को बोला जाता है, खरीफ गर्मियों के मौसम को दोस्तों। और हिरनखुरी एक बेल वाला खरपतवार है जो रबी मौसम गेहूं के खेत में उगता है और फसल के ऊपर क्या होता है? लिपट कर उसे गिरा देता है। देखा होगा अक्सर गेहूं की जो बैल होती है, बैल तक वो नीचे से जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंच जाता है, उस पर लिपट कर वो बेल सी होती है, उसी को बोला जाता है हिरनखुरी। नेक्स्ट हमारा पार्थेनियम किसको? गाजर घास या कांग्रेस घास को बोलते हैं, को भारत में कैसे लाया गया था? तो पार्थेनियम को भारत में कैसे लाया गया था? उसे लाया गया था PL 480 योजना के तहत अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ 1950 के दशक में लाया गया था। और गाजर घास एक भयानक विदेशी खरपतवार है जो भारत में अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ एक अवांछित बीज के रूप में क्या है? आ गई थी। नेक्स्ट हमारा गाजर घास को नष्ट करने के लिए किस जैविक कीट का उपयोग किया जाता है? तो गाजर घास होती है, उसको नष्ट करने के लिए किस जैविक कीट का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा, जो मैक्सिकन बीटल बोलते हैं उसको, उसका उपयोग किया जाता है। जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा एक ऐसा कीड़ा है जो केवल गाजर घास के पत्तों को खाता है और उसे प्राकृतिक रूप से क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा जलकुंभी, जो इसे बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, को साफ करने के लिए किस मित्र कीट का प्रयोग किया जाता है? तो जलकुंभी को साफ करने के लिए किस मित्र कीट का प्रयोग करते हैं? ये किया जाता है नियोकेटिना ब्रुच्ची का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सल्फोसल्फ्यूरिन खरपतवारनाशी का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में गुल्ली डंडा मारने के लिए होता है? तो कौन सी फसल में होता है ये होता है गेहूं की फसल में। जब गुल्ली डंडा ने आइसोप्रोटियोरिन दवा के प्रति प्रतिरोधक अक्षमता बना ली थी, तब गेहूं के खेतों में क्या है? सल्फोसल्फ्यूरिन लीडर का क्या दोस्तों? प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा अटराजिन खरपतवारनाशी का प्रयोग मुख्य रूप से किन फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रोकने के लिए होता है? तो अटराजिन का प्रयोग कौन सी फसलों में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार रोकने के लिए करते हैं? ये करते हैं दोस्तों मक्का और ज्वार में। नेक्स्ट हमारा रानीखेत रोग जो से बचाव के लिए मुर्गियों चूजों को पहली बार कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो रानीखेत रोग से बचाव के लिए मुर्गियों को पहली बार कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ये दी जाती है लासोटा। कौन सी? लासोटा या F1। चूजों को जन्म के 5-7 दिन के भीतर आंख या नाक में मूंद डालकर रानीखेत रोग के बचाने के लिए लासोटा या F1 स्ट्रेन की वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट हमारा गम्बोरो रोग मुर्गियों के किस तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो गम्बोरो रोग मुर्गियों के किस तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ये करता है प्रतिरक्षा तंत्र को, वर्सा फेब्रिसियस। ठीक है। और गम्बोरो एक क्या है? वायरल बीमारी है जो मुर्गियों की इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक अक्षमता को खत्म कर देती है, जिससे वे अन्य बीमारियों को क्या कर देती है? शिकार हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा नवजात बछड़ों में काफ स्कोर्स का मतलब है सफेद दस्त का मुख्य कारण क्या है?
तो नवजात बछड़ों में जो कॉफ कोर्स होता है उसका मुख्य कारण होता है ई कोलाई बैक्टीरिया और गंदा वातावरण। उसी के कारण क्या होता है, सफेद दस्त होते हैं। तो नवजात बछड़ों में पैदा होने के पहले 10 दिनों में ई कोली बैक्टीरिया के संक्रमण में गंभीर दस्त सफेद रंग के होते हैं, जिससे शरीर का पानी सूख जाता है। नेक्स्ट हमारा पशुओं के आवास मैंगर। पशुओं के आवास में मैंगर किसे कहते हैं? तो मैंगर किसे कहते हैं? ये कहा जाता है वह जगह खुरली जहां पशुओं को चारा डाला जाता है उसको कहा जाता है मैंगर। और मैंगर या खुरली वह सीमेंट या ईंटों से बनी नालीनुमा संरचना होती है जिसमें पशु के लिए चारा या दाना रखा जाता है। वो सिंपल भाषा में बोले तो खोर बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ज्यादातर खोर बोलते हैं उसको, जिसमें चारा डालते हैं। नेक्स्ट हमारा दूध दोहने वाली मशीन गाय के थन की किस प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करती है? तो दूध दोहने वाली जो मशीन है वो गाय के थन की किस प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करती है? वो करती है बछड़े के दूध चूसने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट हमारा पशु के चयन के लिए स्कोर कार्ड विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पशु के चयन के लिए स्कोर कार्ड विधि जो का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है पशु के शारीरिक गुणों और सुंदरता के आधार पर उसका चुनाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में क्या है, पशु के विभिन्न अंगों जैसे अयन, पीठ, सीने को 100 में से नंबर दिए जाते हैं। अच्छे डेयरी पशु का स्कोर क्या होता है? 80 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डेयरी पशुओं की कलिंग का डेयरी फार्मिंग में क्या अर्थ है? तो डेयरी पशुओं की कलिंग का डेयरी फार्मिंग में क्या अर्थ है? उसका अर्थ है बीमार, बूढ़े या अनुत्पादक पशुओं को झुंड से बाहर निकालना। तो फार्म को मुनाफे में रखने के लिए जिन पशुओं में बांझपन हो, जो दूध कम देते हो या बीमार हो, उन्हें बेच देना या हटा देना कलिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एक अच्छे डेयरी फार्म में कलिंग का प्रतिशत सालाना लगभग कितना होना चाहिए? तो एक अच्छे डेयरी फार्म में कलिंग का प्रतिशत सालाना कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए लगभग 20%। कलिंग मतलब जो खराब चीजें हैं उनको हटा देना, ठीक है। हर साल झुंड के लगभग 20% खराब या बूढ़े पशुओं को हटाकर उनकी जगह अच्छी नस्ल की युवा बछड़ियों को शामिल करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पशुओं में फ्री मार्टिन की स्थिति क्या है? तो पशुओं में फ्री मार्टिन की स्थिति क्या है? तो फ्री मार्टिन की स्थिति है जब जुड़वा बछड़े बछड़ी पैदा होते हैं तो बछड़ी अक्सर क्या है, बांझ होती है, जिसे क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कृत्रिम योनि का तापमान सांड से वीर्य संग्रह के समय कितना रखा जाता है? तो कृत्रिम योनि का तापमान है जो सांड के वीर्य संग्रह के समय कितना रखा जाता है? ये रखा जाता है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट हमारा मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जे मिट्टी पलटने वाला हल कहते हैं का कृषि में मुख्य कार्य क्या है? तो कृषि में मुख्य कार्य क्या है मिट्टी पलटने वाले हल का? इसका मुख्य कार्य है मिट्टी को गहराई तक काटना और उसे क्या है, पलटना। एमबी प्लाऊ मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। एमबी का मतलब प्राथमिक जुताई का यंत्र है। यह मिट्टी को काटकर पूरी तरह पलट देता है, जिससे क्या है खरपतवार और फसल के डंठल मिट्टी में दबकर क्या होते हैं, खाद बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा डिस्क हैरो का उपयोग खेत में किस लिए होता है? तो डिस्क हैरो का उपयोग खेत में किस लिए होता है? ये होता है मिट्टी के ढेलों को तोड़ना और खेत को बुरबुरा बनाना। डिस्क हैरो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा बीजों की बुआई के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का क्या लाभ है? तो बीजों की बुआई के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का क्या लाभ है? उसका लाभ है यह बीज और खाद दोनों को एक साथ सही गहराई और कतार में कहते हैं बोती हैं। नेक्स्ट हमारा अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए गोदाम को किस गैस से फ्यूमिगेट किया जाता है? तो किस गैस से फ्यूमिगेट किया जाता है? ये किया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से निकलने वाली फॉस्फिन गैस से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा खपरा बीटल क्या है? तो खपरा बीटल क्या है? खपरा बीटल ये एक भंडारित अनाज का एक बहुत ही भयंकर और खरपतवार
खतरनाक कीट है दोस्तों। कौन से का? खपरा बीटल। खपरा बीटल एक खतरनाक कीट है जो भंडारित अनाज का बहुत ही भयंकर, खासकर क्या है, गेहूं की फसल का। नेक्स्ट हमारा, गोदामों और खेतों में चूहों को मारने के लिए किस रसायन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो गोदामों और खेतों में चूहों को मारने के लिए किस रसायन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है जिंक फास्फाइड का। किसका? जिंक फास्फाइड का। और यह एक बहुत ही जहरीला रसायन है। इसे आटे और तेल में मिलाकर चूहों के लिए जहर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में उन्नत बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1963 में और नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, बीजों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित बीज के बैग पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो किस रंग का टैग लगा होता है जो किसानों को बोने के लिए दिया जाता है दोस्तों? उस पर टैग लगा होता है नीले रंग का। किस रंग का? नीले रंग का। और इसकी शुद्धता की गारंटी के लिए ही यह नीला रंग का टैग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, फाउंडेशन बीज के थैले पर किस रंग का टैग होता है? तो फाउंडेशन बीज आधार बीज जिसमें प्रमाणित बीज बनता है, तो उसके थैले पर किस रंग का टैग लगाता है? वो लगाता है सफेद रंग का। नेक्स्ट हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीडर बीज के बैग पर किस रंग का टैग लगा होता है? ब्रीडर का मतलब जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है, प्रजनक बीज बोलते हैं। उसके थैले पर किस रंग का टैग होता है? उसके थैले पर टैग होता है सुनहरा पीले रंग का। ब्रीडर बीज सबसे शुद्ध 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज होता है जिसे केवल वैज्ञानिक ही तैयार करते हैं और इसके बैग पर सुनहरे पीले रंग का क्या था? टैग लगा होता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।